नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हम घटना चक्र पूर्वालोकन के तहत गवर्नर जनरल और वायसराय का चैप्टर देख रहे हैं। पिछले की तीन चार वीडियो में हम लोगों ने 95 क्वेश्चन तक इस चैप्टर का कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम 96वें क्वेश्चन से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है हमारा 96वां क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थीं। ठीक है, किसके द्वारा? जॉर्ज बारलो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। इसकी हम लोग डिटेल व्याख्या नहीं देखेंगे। इस डिटेल व्याख्या ना देख के हम लोग केवल प्रैक्टिस फॉर्म में प्रश्नों को हम देखेंगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि एग्जाम काफ़ी लगे हुए हैं और डिटेल व्याख्या हम लोग नहीं देखेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस फॉर्म में हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। 97वां क्वेश्चन जो है वह क्या कह रहा है कि भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? ए लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को हम लोग भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक के रूप में जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है वह क्या कह रहा है? इल्बर्ट बिल विवाद से संबंधित है। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? ऑप्शन ए है भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों का लागू किया जाना, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना। ठीक है, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना, आयातित सूती कपड़े पर लगाए गए शुल्क का हटाया जाना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न चलिए दोस्तों देखेंगे हम लोग 99वां प्रश्न क्या कह रहा है। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। ऑप्शन बी है देसी प्रेस की स्वतंत्रता पर कड़ा अंकुश लगाना, क्योंकि उसे उपनिवेशी शासकों का विरोधी समझा जाता था। ऑप्शन सी है प्रशासनिक सेवा परीक्षाएं भारत में करवाना, ताकि देसी भारतीयों को उसमें बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। और ऑप्शन डी है आर्म्स एक्ट में संशोधन कर देशीय भारतीयों को शस्त्र रखने की अनुमति देना। इसका आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। क्या हो जाएगा? जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अधिग्रहण किया गया? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। क्या है? किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अधिग्रहण किया गया? लॉर्ड रिपन। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 101वां नंबर क्वेश्चन है। पॉइंट 1 है फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। क्या है? फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। देखते हैं पॉइंट 2 क्या कह रहा है। पॉइंट 2 जो है वह क्या दिया गया है। दूसरा पॉइंट जो है
वह कह रहा है कि एन.एम. लोखंडे, क्या कह रहा है, एन.एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। ठीक है, एन.एम. लोखंडे, एन.एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह है केवल 2, यानी कि एन.एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा 102वां नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है 102वां नंबर प्रश्न, देखेंगे हम लोग क्या कह रहा है। 102वां नंबर जो प्रश्न है वह कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। ए है लॉर्ड डलहौजी, बी है लॉर्ड कैनिंग, सी है लॉर्ड कर्जन और डी है लॉर्ड रिपन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन, सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली, राज्य अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी, स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो जो स्थानीय, ठीक है दोस्तों, देखते हैं। स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन, सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली, सी है राज्य अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी, डी है अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वह है स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन। स्थानीय स्वशासन किससे संबंधित था, लॉर्ड रिपन से। सहायक संधि संबंधित है लॉर्ड वेलेजली, ये सही है। राज्य अपहरण नीति संबंधित है लॉर्ड डलहौजी से, ये भी सही है। अस्थायी बंदोबस्त संबंधित है लॉर्ड कॉर्नवालिस से, ये भी सही है। जो सुमेल नहीं है वह है स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यह भी सुमेल करवाया गया है। कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। क्या है, क्लाइव प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना, बेंटिक बंग विभाजन, मेटकॉफ बंगाल में दोहरा शासन, कर्जन अंग्रेजी शिक्षा। तो इसमें जो क्लाइव है वह संबंधित हो जाएगा बंगाल में दोहरा शासन से, बेंटिक है यह संबंधित हो जाएगा अंग्रेजी शिक्षा से, मेटकॉफ जो है वह संबंधित हो जाएगा प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना, और कर्जन जो है वह संबंधित हो जाएगा बंग विभाजन से। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या, चलिए दोस्तों देखेंगे जो हमारा 105वां नंबर प्रश्न है। क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी सती प्रथा का निषेध, लॉर्ड विलियम बेंटिक स्वायत्त शासन, लॉर्ड रिपन बंगाल का विभाजन, लॉर्ड कर्जन व्यपगत का सिद्धांत। चलिए सुमेलित करते हैं। लॉर्ड डलहौजी जो है वह संबंधित है व्यपगत का सिद्धांत से, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वह संबंधित है सती प्रथा का निषेध से, लॉर्ड रिपन यह संबंधित है स्वायत्त शासन से, लॉर्ड कर्जन ये संबंधित हैं बंगाल का विभाजन से। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा डी, ए, बी और सी। ए नंबर जो हमारा ऑप्शन है वह सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ठीक है दोस्तों, 106वां नंबर जो प्रश्न है यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और घटना से सुमेलित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट, लॉर्ड वेलेजली अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड एलनबरो सिंध का विलय, लॉर्ड डलहौजी प्रथम अफगान युद्ध। तो इसमें से जो सुमेलित हो जाएगा वह है लॉर्ड एलनबरो। सिंध का विलय किस सन में किया गया था, 1843 ईस्वी में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा 107वां नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी। ऑप्शन ए है वॉरेन हेस्टिंग, बी है लॉर्ड वेलेजली, सी है लॉर्ड कर्जन, डी है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन के काल में, ऑप्शन बी है लॉर्ड वेलेजली के काल में, ऑप्शन सी है लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में, ऑप्शन डी है वॉरेन हेस्टिंग के काल में। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के काल में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है 109वां नंबर प्रश्न। दोस्तों ये प्रश्न विवादित है और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न को निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा अगला, चलिए दोस्तों
कह रहा है 110वां नंबर प्रश्न की प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था। क्या है? प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था। ऑप्शन ए है लॉर्ड मिंटो, बी है लॉर्ड लिनलिथगो, सी है लॉर्ड कर्जन, डी है लॉर्ड कैनिंग। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी। ऑप्शन ए है बीजी तिलक, ऑप्शन बी है जीके गोखले, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन डी है एनी बेसेंट। इसका आंसर हो जाएगा जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन डी है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला है लॉर्ड कर्जन, दूसरा है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, तीसरा है लॉर्ड हार्डिंग, चौथा है लॉर्ड इरविन। क्या है? पहला है लॉर्ड कर्जन, दूसरा है लॉर्ड हार्डिंग, तीसरा है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, चौथा है लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था 1899 से 1905, लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल था 1910 से 1916, लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल है 1916 से 1921 और जो लॉर्ड इरविन का कार्यकाल है वह 1926 से 1931। तो यह इसका आंसर जो हो जाएगा लॉर्ड कर्जन पहले है, फिर है लॉर्ड हार्डिंग, फिर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, फिर है लॉर्ड इरविन। इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। चलिए दोस्तों, कह रहा है कि असैनिक 114वां नंबर प्रश्न, असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पॉइंट 1 है लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। ठीक है, पॉइंट 1 है। पॉइंट 2 नंबर क्या कह रहा है कि पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। ठीक है, तो इसका जो पॉइंट 1 और 2 है वह दोनों सही है। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया, ये भी सही है, और पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया, ये भी सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि फूट डालो और राज्य करो की रणनीति अपनाई गई। क्या कह रहा है? फूट डालो और राज्य करो की रणनीति अपनाई गई। ठीक है, तो इसका जो उत्तर दिया गया है दोस्तों, यह ए भी दिया गया है और बी भी दिया गया है। ठीक है, तो जो भी एग्जाम में जो भी ऑप्शन रहेगा उस हिसाब से आप लोग इसका आंसर टिक करिएगा। ठीक है, इसमें आंसर जो होगा वह लॉर्ड कर्जन भी दिया गया है और लॉर्ड मिंटो भी दिया गया है। ठीक है, तो उत्तर ए और बी दोनों दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 115वां नंबर प्रश्न। चलिए दोस्तों, क्या कह रहा है 116वां नंबर प्रश्न, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा। ऑप्शन ए है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। क्या है? मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा? लॉर्ड कर्जन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है 117वां नंबर प्रश्न कि इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की। ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, बी है लॉर्ड डफरिन, सी है लॉर्ड हार्डिंग, डी है लॉर्ड मिंटो। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 118वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग। इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, इसके कार्यकाल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना चौरी चौरा घटना है। ठीक है, स्वराज पार्टी का गठन भी इसी के कार्यकाल में और रॉलेट एक्ट इसी के कार्यकाल में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पिट्स इंडिया एक्ट, वॉरेन हेस्टिंग्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कर्जन, इल्बर्ट बिल, रिपन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है यह कर्जन से संबंधित ना होके लीटन से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है? पिट्स इंडिया एक्ट, वॉरेन हेस्टिंग्स, ये संबंधित, ये सुमेल सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी, ये भी सुमेल सही है। इल्बर्ट बिल, रिपन, ये भी सुमेल सही है। लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है यह कर्जन से संबंधित ना होकर लीटन से संबंधित है। तो इस प्रकार सुमेलित कौन सा नहीं है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? ठगी का दमन, विलियम बेंटिक, इल्बर्ट बिल, रिपन, रिंग फेंस की नीति, वॉरेन हेस्टिंग, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कर्जन। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन से संबंधित नहीं है। ठगी का दमन, विलियम बेंटिक सही है, इल्बर्ट बिल, रिपन सही है, रिंग फेंस की नीति, वॉरेन हेस्टिंग सही है, और जो सुमेल नहीं है वह है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ? लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन डी लॉर्ड रीडिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? चलिए दोस्तों, सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, क्या कह रहा है? चूक का सिद्धांत, हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, बंगाल का विभाजन, बंगाल में दोहरा शासन, सामाजिक सुधार। तो चूक का सिद्धांत, हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किससे संबंधित था? डलहौजी से। ठीक है, बंगाल का विभाजन किससे संबंधित है? कर्जन से। बंगाल में दोहरा शासन किससे संबंधित है? क्लाइव से। सामाजिक सुधार किससे संबंधित है? बेंटिक से। ठीक है, चूक का सिद्धांत, हड़प की नीति किससे संबंधित है? यह है डलहौजी से। बंगाल का विभाजन कर्जन से। बंगाल में दोहरा शासन क्लाइव से। सामाजिक सुधार बेंटिक से। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3, 1, 2 और 4। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है यह है हमारा 123वां नंबर प्रश्न। ठीक है, इसको हम लोग स्किप करते हैं दोस्तों। 123वां नंबर प्रश्न जो हमारा अगला प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। 124वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? चलिए दोस्तों देखते हैं हम 124वां नंबर प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। स्थान और अंग्रेजों द्वारा विलय का वर्ष। क्या कह रहा है कि ए संभलपुर, बी सतारा, सी अवध, डी और डी झांसी। तो संभलपुर का जो विलय है वह अंग्रेजों द्वारा 1849 में किया गया था। सतारा का 1848 में, अवध का 1856 में, झांसी का 1854 में। संभलपुर का 1849 में, सतारा का 1848 में, अवध का 1856 में, झांसी का 1854 में। इस प्रकार हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सिक्किम का विलय, झांसी का विलय, पंजाब का विलय और बर्मा का विलय। ठीक है दोस्तों, देखते हैं हम इसका क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। देखते हैं हम लोग ऑप्शन। चलिए दोस्तों देखते हैं। सिक्किम का विलय जो था वह किया गया था 1850 में, पंजाब का विलय किया गया था 1849 में, झांसी का विलय किया गया था 1854 में, बर्मा का विलय किया गया था 1853 में। फिर से देखेंगे, सिक्किम का विलय जो था वह किया गया था 1850 में, पंजाब का विलय 1849 में, झांसी का विलय 1854 में, बर्मा का विलय 1853 में। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा पंजाब का विलय पहले, ठीक, फिर हो जाएगा सिक्किम का विलय, ठीक है, फिर हो जाएगा बर्मा का विलय, फिर हो जाएगा झांसी का विलय। तो क्या होगा? 3, 1, 4 और 2। ठीक है, क्या हो जाएगा? 3, 1 और 4 और 2। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है? चलिए दोस्तों, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 126वां नंबर प्रश्न। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को
राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ। ठीक है, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह है ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है दोस्तों, तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। यदि दोस्तों आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।